वास्ते, है ना नवाब? वो केले की महक, रात की रानी और ईरानी इत्र की खुशबू। खून की महक आज भी मेरे अंदर बसी हुई है। गरम गरम बहता हुआ खून, थरथराता हुआ मेरा जिस्म फर्श पर। पूरी फना मुअत्तल मेरे और आपके बदन की बू से, है ना नवाब? सुबह की लाली, ओस की बूंदें, मेरी गर्म सांसें और आपकी बाहें। सर अलग था और थोड़ा अलग, मेरे दोनों बाजू थरथरा रहे थे, मदद मांग रहे थे। आज तू मदद मांग। आज की रात है, मिलन की रात। जाओ जाओ यहाँ से, चले चले जाओ, निकलो। अपनी औकात भूल रहा है। हम खानदानी लोगों को बाहर जाने से तू नहीं रोक सकता। अरे कौन? मैं नहीं खोल सकता। आप चले जाओ। मुजामिल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मुजामिल उठो और खुद को संभालो। मुजामिल ये मजाक। बड़े नवाब, ये क्या हो गया है आपको? अरे इसे दौरा पड़ा है क्या? लगता है मिट्टी का दौरा पड़ा है। कोई नहीं सुनता। यहाँ बंजार, आज तेरी खैर नहीं। मुजामिल, मुजामिल, वो मेरे लिए है, मैं जानती हूँ। जाओ यहाँ से, चले जाओ। बूढ़े कुत्ते, फाटक खोल। नहीं खोल सकता। अरे चले। मुजामिल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मुजामिल उठो और खुद को संभालो। देखा मैं कितनी हिम्मत से इनका मुकाबला करता हूँ, इनकी रखवाली करता हूँ। देखो किसी को भी बाहर जाने नहीं देता। लेकिन मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, एक बार ऐसा लगा जैसे कोई लड़की मुझसे लिपट गई है और किसी ने मेरा गला दबा दिया है। लेकिन मैंने सचमुच किसी को नहीं देखा। क्या यहाँ सचमुच रूहें भटकती है? मुजामिल, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है। मुजामिल उठो और खुद को संभालो। मुजामिल, अरे कोई है यहाँ? फराज हुसैन, अरे कोई है यहाँ? रोज के सिलसिले मुझ में बेताब जज्बात की है। ये रूहें क्यों भटकती है? हाँ, इसका राज मुझे नहीं मालूम। आप यहाँ से चले जाए। तुमने कहा था कि यहाँ बड़े नवाब की रूह भी आती है। हाँ, क्या उनकी रूह अभी अभी यहाँ आई? हाँ, उनकी आवाज आ रही थी। मेरे बाप दादा कहते हैं कि बड़े नवाब यहाँ से भागना चाहते हैं, भागकर किले में जाना चाहते हैं। किले में? मैंने अपने बाप दादा से सुना था, पर क्योंकि उन्होंने मुझे कुछ बताया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं। मेरे बाप दादा कहा करते थे कि बड़े नवाब की रूह कई सदियों से भटक रही है और यहाँ से निकलने की फिराक में है और किले के निजाम को अपने ढंग से चलाना चाहिए। अपने
किले का निजाम एक सुन रखा है। पर क्यों? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ दहाइयों से किले में अबतरी का आलम रहा है। अफरा-तफरी फैल गई थी और बगावत का माहौल भी पैदा हो गया था। लेकिन मैंने किले की बागडोर संभाला है। मैंने हर मामला को बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश की है। जमहूरियत की बुनियाद डालने की कोशिश की है। अरकान मजलिस को आज़ादी राय का पूरा मौका दिया है मैंने। किले का निजाम जमहूरियत से नहीं, शाही फरमान से चलता है लड़के। नहीं, फर्द की ज़हनी परवास को आज़ाद रखने की जरूरत है। ताकत के बल पर हम किसी को अपना हिमायती बना सकते हैं, मगर ज़हनी तौर पर किसी को हम अपना गुलाम नहीं बना सकते। सुन लड़के, किले से जो हवाएं चलती हैं उनका रुख हाकिम तय करता है और लोगों की सोच उसी धारे के मुताबिक ही काम करती है। यहाँ सवाल किसी को गुलाम बनाने या आज़ादी का नहीं है, बल्कि शाही जलाल और व्यापार को कायम रखने किले के वक़ार और शान शौकत में हमने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है। बड़े नवाब, हुक्मरानों की जिंदगी के कारनामे इतिहास में कैद होते रहते हैं लड़के। शाही दस्तरखान पर बिछे हुए हलवे और मुल्क मुसल्लम से इतिहास को कोई सरोकार नहीं होता। हमने कितनी जंगें लड़ी, कितने मुल्कों को अपने कब्जे में किया और कितनी कौमें हमारी गुलाम रही। ही इतिहास की सुर्खियां हैं, बाकी तमाम बातें दिल के बहलावे के लिए हैं। जानता हूँ मैं बड़े नवाब इन बातों को, मगर जिंदगी के उन मामलात को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जिन पर जुल्म और बर्बरियत का सरबराह हो। जंग में मारे गए उन मासूमों की जिंदगियों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है। आज किले में जो बेचैनी फैली हुई है उसकी वजह तेरी इसी तरह की सोच है। मुल्क गिरी के लिए हुकूमत करना और जज्बाती होकर हुकूमत करना दोनों में फर्क होता है लड़के। जानता हूँ मैं, और दोनों फर्क को अच्छी तरह से समझता हूँ, लेकिन मैं अपने वजूद की तलाश में भटकता रहता हूँ। जब कभी मैं आराम कुर्सी पर अपनी आंखें बंद किए, सर पीछे की तरफ झुकाए, चेहरा ऊपर की तरफ उठाए बैठता हूँ, मुझे बड़े अजीब ख्वाब आने लगते हैं। उस ख्वाब में कोई तसलसल नहीं होता। उस ख्वाब के मायने बिखरे हुए होते हैं। मैं देखता हूँ जैसे मैं खोए हुए गांव में पहुंच गया हूँ। फिर मैं देखता हूँ मैं एक जहाज के अर्शे पर खड़ा हूँ, तन्हा। जहाज एक रेगिस्तान में है और चारों तरफ रेत ही रेत। जहाज रेत में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है, तो धंस जाने से बचाते हैं। ना कोई दरिया है, ना कोई समंदर। मैं अर्शे पे दौड़ता हुआ जहाज के एक सिरे से दूसरे सिरे पे आ जाता हूँ और वहां से मैं नीचे की तरफ झांकने लगता हूँ, तो नीचे भी कोई रेत नजर नहीं आता जिस पर जहाज चल रहा था। नीचे हद नजर तक जहां तक नजर जाती है कोई रेत नहीं है। मैं घबरा जाता हूँ। मैं घबरा कर ऊपर की तरफ देखता हूँ, तो ऊपर भी कुछ नहीं है। न आसमान, न बादल, न सूरज, न चांद, तारे, कुछ नहीं है। और जहाज के बादल हवाओं के थपेड़े खा रहे हैं। हवाएं तेज होती चली जा रही है और उन तेज हवाओं के थपेड़ों से जहाज के बादल इधर उधर डोल रहे हैं, लेकिन जहाज बिल्कुल साकित है, एक ही महवर पर टिका हुआ। फिर मैं पीछे से किसी के चीखने की आवाज सुनता हूं। घूम के देखता हूं तो मैं खुद को वही खोए हुए गांव में पाता हूं। चारों तरफ लोगों का हुजूम है। औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, ये सब मेरी तरफ क्यों ताक रहे हैं? ये सोचते हुए मैं हुजूम की तरफ बढ़ना ही चाहता हूँ जैसे मेरे पांव किसी ने जमीन में जकड़ दिए हो। मैं अपने पैर की तरफ देखता हूँ तो मेरे पैर दलदल में धंसते हुए नजर आते। मैं मजबूती से एक पेड़ की शाख को पकड़ लेता हूँ और अपने जिस्म को ऊपर की तरफ खींचने लगता हूँ। फिर मैं देखता हूँ वही जहाज जहां मैं खड़ा था, वहां कुछ लोग नजर आ रहे हैं।
शाही पोशाक में, इनकी शक्लें बड़ी अजीब है। कौन है वो लोग, आखिर क्यों है? ये सोचते हुए मैं हुजूम की तरफ बढ़ना ही चाहता हूं तो हुजूम भी वहां से गायब है। अब ना ही वो नजर के सामने वो जहाज है और ना ही वो खोया हुआ गांव है। मैं अकेला रेगिस्तान में और चारों तरफ रेत ही रेत, ना कोई चरिंद ना कोई परिंद। मैं घबरा जाता हूं, मैं घबरा कर अपने बदन को जोर से झटकता हूं तो मेरी आंखें खुल जाती है और मैं खुद को अपनी असली जगह पर पाता हूं। कुर्सी पर बैठा, सर पीछे की तरफ झुकाए, चेहरा ऊपर की तरफ उठाए, ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल लगे और हकीकत का सामना कर। वैसे तेरे इस तरह के ख्वाब के ताबीर अच्छे नहीं हो सकते। तेरे आने वाली नस्लों को इस बात से कोई गर्व नहीं होगा कि वो वीर कौन थी और खोया हुआ गांव क्या है। के लिए जरूरी होता है कि हुकूमत की बागडोर उसी की हाथ में रहे। हुकूमत के काम में मैंने किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती है नवाब। मैंने अपने तमाम जिलों को बराबरी के हुकूक दे रखे हैं। किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं की जा रही है। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि दरबार के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं, सरकशी पर तुले हुए हैं। मुझे नफरत होती है मगर मैं जब्त करता हूँ, क्योंकि नफरत का हासिल खुशी कभी नहीं हो सकती। संजीदगी से गौर करने पर भी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता। ऐसी जिंदगी किस काम की जहां तमाम आशाएं से मैसर हो फिर भी ज़हनी सुकून नहीं। शायराना फिक्र हुक्मरानों के लिए नहीं होती, हुकूमत के लिए दीवानगी की जरूरत है। मुल्क गिरी की हवस होनी चाहिए। लड़के, हुकूमत एक खेल का नाम है और सियासत उस खेल की चाल है। और हुक्मरान खिलाड़ी होता है जो अपने मुखालिफिन के साथ खेलता है और तमाम तमाशाई होते हैं। ऐसे तमाशाई जो कभी खामोश रहते हैं, कभी बेचैन और कभी कभी जज्बाती हो जाते हैं। जज्बाती जो दिमाग से खेलता है। इस खेल में कई पड़ाव आते हैं। पहली मंजिल वो जब खेल की बाजी हुक्मरान के हाथ में, उस मंजिल पर हुक्मरान अपने मुखालिफ खिलाड़ी को चाल चलने का मौका देता है, उसे दौड़ाता है, उसे भगाता है, उसे मारता है। उसके बाद खेल का दूसरा पड़ाव यानी दूसरी मंजिल, ये मंजिल बहुत अहम और बहुत खतरनाक होती है। अगर इस मंजिल पर मुखालिफ का हाथ सख्त कर गया तो होशियार खिलाड़ी छिटक सकता है और अपने मुखालिफिन को खेलने का मौका देता है। कभी भागता है, कभी मार खाता, कभी पड़ाव खेल का आखिरी मंजिल होता है और यही मंजिल और जीत का फैसला करती है। इस मंजिल पे दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से खेलते हैं। दोनों का मकसद जीतना होता है। जीत सिर्फ एक ही हो सकती है। दोनों तरफ के खिलाड़ी जी जान लगाकर खेलते हैं। जिस तरह से चौहान का खिलाड़ी घोड़े पर सवार अपनी छड़ी से गेंद को बेतहाशा मारता हुआ इधर उधर भागता है। दोनों तरफ के खिलाड़ी एक दूसरे की चहल को मात देते जाते हैं। कभी कभी इस खेल की सूरत ऐसी खौफनाक हो जाती है कि जैसे चौहान के घोड़सवार खिलाड़ी ने गेंद को छोड़ दिया हो और मुखालिफ शहसवार की गर्दन को काट कर छड़ी से उसे मारता हुआ बेतहाशा अपनी सीमा की तरफ भागता है। ये बनाना चाहिए, यही खेल है, ये उसूल है खेल का। कौन ने भी यही खेल खेला था। महाभारत में किससे भरे पड़े हैं खेल थे। और करबलाई जंग वो भी तो यही था।
सिकंदर अशोक चंगेज खान सबने यही खेल खेला है। हमने हमारे बाप और उनके बाप के बाप ने भी यही खेल खेला था। याद रख लड़के, उस खेल की आखिरी मंजिल के पहले पायदान पर खड़ा है। अगर तूने हिम्मत हारी, बाजी मुखालिफिन के हाथों होगी। और ये भी याद रहे कि इस खेल के सबसे बड़े तमाशाई अवाम होते हैं। जीत का आखिरी फैसला वही सुनाते हैं। फैसला सुनाते वक्त कभी उनके चेहरे बेचैन, कभी डरे हुए, कभी कभी खौफनाक हो जाते हैं। दहशत होती है मुझे ऐसे खेल से परिणाम। कहाँ है परिणाम? कहाँ है मुझसे बात करें? हाँ परिणाम कहाँ थे? आपको गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी अपने भी उनसे बातचीत हो रही थी। बाबूलाल यहाँ बड़े नवाब नहीं थे, बल्कि आप अपने आप से बातचीत कर रहे थे। बड़े नवाब, मुझे ये खेल बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि मैं भी चाहूँ तो ये खेल खेल सकता हूँ। बखूबी वाकिफ हूँ मैं इस खेल से। मेरी रगों में भी वही खानदानी खून दौड़ रहा है। मैं भी चाहूँ तो जवान के घुड़सवारों की तरह मुखालिफ खिलाड़ी के सर को उठाकर भाग सकता हूँ। मगर इसका हासिल क्या? क्या हुआ ना? सब खैरियत? मैंने अभी भी चीखने की आवाज़ सुनी। क्या तूने फिर शोर मचाया? क्या तूने फिर सबसे छोड़िए आप। इसकी तबीयत खराब है और आप इसका इलाज करवाने के लिए शाही हकीम से बंदोबस्त करें। शाही हकीम? जी हाँ, शाही हकीम, ये मेरा हुक्म है। हुज़ूर आला, मुझे किसी हकीम की जरूरत नहीं है। ये रोज के सिलसिले आप फिक्र ना करें। मुझे यहाँ इस वक्त यहाँ आने की वजह जान सकता हूँ? यहाँ आने की कोई खास वजह नहीं। मैं यहाँ सिर्फ आपको ये बताने आया हूँ कि नवाबजादी महलनिगार के वालिद मोहतरम अभी अभी किले में तशरीफ लाए। वो यहाँ किले में तशरीफ लाए, मगर उन्होंने अपनी आने की खबर नहीं दी। बगैर तलब किए यहाँ आने की वजह क्या हो सकती है? हो सकता है वो अपनी बेटी से मुलाकात करने आए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे कुछ जरूरी मामला पर बातचीत करना चाहते हो, इसीलिए वो आपसे अभी और इसी वक्त मिलना चाहते हैं। जनाब फराग हुसैन, आप उन्हें ये खबर दिखा दीजिए कि मैं अभी उनसे नहीं मिल सकता। कल सुबह उनसे मुलाकात होगी। माफ कीजिएगा पर मेरे ख्याल से आपको नवाबजादे महलनिगार से जरूर मिलाना चाहिए, वरना हो सकता है वो नाराज हो। ठीक है, तब तक आप यहाँ के मामलात पर नजर रखिए। जी हुजूर। बादशाह, भटकती रूह, किले के हुक्म को मानने से तूने इनकार कैसे किया? क्या तुझे खबर नहीं कि जूतों की ठोकरों से तेरा काम तमाम कर दिया जाएगा? आप सैनिक जाने दीजिए उसे, वो तो बावला है। मुद्दे की बात तो ये है कि इतनी रात गए बेवक्त आप दोनों यहाँ। बेवक्त हम नहीं आए। ये काम तो आपने और नवाब ताहिर ने किया है। बेवक्त की शहनाई बजा रहे आप लोग। मैं आपका मतलब नहीं समझा। नवाब ताहिर अली बेग इस वक्त मिर्जाबाद कब्रिस्तान का मुआयना करने के लिए आए और यहाँ की हिफाजती इंतजामात की जानकारी लेने की। हिफाजती इंतजाम तो सरदार की जिम्मेदारी है, आप लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? जी, ये आपकी जिम्मेदारी है, पर इस बात का ख्याल रहे कि हर मामलात में आखिरी फैसला नवाब ताहिर अली बेग का ही होता है। किले के दस्तूर के मुताबिक उन्हें तमाम हकूक हासिल है। हर मुकदमे पर उनका इख्तियार है। मैं समझ रहा हूँ,
कि आप भी उनकी तरफ है। कहना क्या? मैंने सुना है तू रात का इस कब्रिस्तान के चक्कर लगाता है, मकबरों के पास खड़ा होकर चिल्लाता भी है, लेकिन अभी तो रात है और तू खामोश है क्यों? बात फैली जाने दीजिए, मामूली सा नौकरी तो है वो। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें नवाबजादे की नवाबी सनक से आगाह किया, लेकिन हमें अफसोस भी है कि आप कुछ रईसों के साथ मिलकर नवाबजादे की मुखालफिन के साथ छेड़खानी भी कर रहे हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। मैं मुखालफिन के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा। वैसे इस वक्त आप कब्रिस्तान की ओर कैसे? किले के लिवाने खास से निकलते वक्त मुझे खबर हो गई थी कि आप और नवाब ताहिर बेग मिर्जाबाद कब्रिस्तान में जरूर जाएंगे। मुझे शक हुआ कि यहाँ कोई सियासी चाल तो नहीं चली जाती, इसलिए मैं यहाँ आ गया। ओह, तो आप लोगों के घोड़े की निनानी की आवाजें थी? जी, आपने बिल्कुल सही समझा। किले में जो हलचल मची हुई है वो आप उससे अच्छी तरह वाकिफ है। किले का जो कानून है जिसे नवाब ताहिर अली बेग के वालिद ने बनाया था, उसमें कई खामियां हैं। नवाबजादे की हिमायत करना मेरा फर्ज है और यह ख्याल रहे कि वो एक समझदार आदमी है। हाँ, समझदार तो है और उसे खुद पर भरोसा भी है। इतना भरोसा है कि कभी भी अपनी नाक के सामने के रास्ते की तरफ सही इशारा तक नहीं कर पाता। मुझे लगता है आपने नवाबजादे को बिल्कुल गलत समझा है। वो अलग किस्म के आदमी है। वो एक निहायती रहमदिल नेक सिफत इंसान है। इस इंसान के रगों में कई पीढ़ियों के नवाबों का खून दौड़ता हुआ इंसान कतई नेक और ईमानदार नहीं हो सकता। यह आपका अपना नजरिया हो सकता है, मैं इसे नहीं मानता। क्या सच है और क्या झूठ, क्या अच्छा है और क्या बुरा, इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। जनाब अजीम बेगा बातों को उलझाने की कोशिश ना करें। क्या मैं बातों को उलझा रहा हूं? जी। आपकी नजर के सामने है नवाब ताहिर अली बेग ने सिपहसालार और रियासत के बड़े बड़े रईसों को अपनी तरफ कर लिया है और अब वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। नवाबजादे कोई मनमानी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने बड़ी अक्लमंदी के साथ रियासत के बड़े बड़े मामलों को संभाला है। तो आपकी नीयत पे शुबा हो रहा है। बहुत हुसैन, अब अपनी हैसियत भूल गए। मुझे तो आपकी नीयत में शक होता है। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है। मुझे ऐसे लोग कतई पसंद नहीं है जो अपने आका के सामने झूठ कहना चाहते हो। क्या कहा आपने? अपनी जुबान को लगाम दे, लगाम मत दीजिए अपनी हरकतों पे। मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि आप थोड़ी चाल चल रहे हैं। आपने तो अभी तक अपना इरादा साफ नहीं किया कि आप किसकी तरफ हैं। मैं किसकी तरफ हूं? किले में मुझे इज्जत हासिल है और मैं ऐसी कोई भी हरकत नहीं करूंगा जिससे किले को कोई नुकसान पहुंचे। कब्रिस्तान को लेकर नवाब ताहिर अली बेग का जो मंसूबा है उसके बारे में आपने जब्बार हुसैनी को क्यों बताया? साफ जाहिर होता है कि आप जब्बार हुसैनी के साथ अपने ताल्लुकात गहरे बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन आप खुल के जब्बार हुसैनी का साथ देना नहीं चाहते कि कहीं आपकी बदनामी ना हो जाए। नवाब ताहिर अली बेग की नई हिकमत अमली के बारे में मैंने जब्बार हुसैनी से कुछ नहीं कहा। हाँ, मैंने इस बारे में महर निगाह नवाबजादी महर निगाह से जरूर बातें की थी, वो भी इसलिए क्योंकि वो जल्द ही नवाबजादे की बेगम बनने वाली है। हैरानी है कि यह बात आप तक कैसे पहुंची? नवाबजादी महरनिगार के साथ मेरे ताल्लुकात बेहद गहरे हैं और मैं पिछले कई महीने से इस किले में हूं। आप सब तो ये जानते हैं कि नवाबजादी की बुलावे का ही मैं यहाँ है, लेकिन हकीकत की बात तो यह है कि नवाबजादी महरनिगार नवाब ताहिर को कतई पसंद नहीं करती, उनसे बेजार हो चुकी है। मुझे तो शक है कि वो उनसे निकाह कबूल करेंगे नहीं। क्या कहा आपने? यही सच है। आप और कुछ रईस एक ऐसे नवाब की तरफदारी में लगे हुए हैं जो बीते हुए जमाने में गोते लगा रहा है, जो कब्र में सोए हुए अपने पुरखों के लिए फिक्रमंद है, जिसे ना हाल की परख है और ना ही आने वाले दिनों की परवाह। यह आपका अपना मानना हो सकता है, और मैं उन लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं जानता जो नवाबजादे के खिलाफ है, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि नवाबजादे ने जो भी फैसले लिए है वो दुरुस्त है। मिर्जाबाद कब्रिस्तान की देख रेख और किले की हिफाजत करना है उनका अक्सर मकसद है। बेहतरी के लिए कुछ और फैसले लिए जा सकते थे। किन फैसलों की बात कर रहे हैं आप? मान लिया जाए कि नवाब ताहिर अली बेग गलत राह पर है, नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि नवाब ताहिर अली बेग यह सब कुछ जानबूझ कर कर रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करना मुश्किल है। और ऐसा क्या है जो बर्दाश्त करना मुश्किल है? मैं अपनी बात खुलकर कहूँगा। नवाब ताहिर अली बेग दूरी फिक्र का इंसान है।
अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए बीते हुए जमाने में गोते लगा रहा है। क्या उसकी खामियां देख नहीं पा रहे हैं आप? नवाबजादे अपने मामूली तौर तरीके से किले का निजाम संभाले हुए। इसके पहले हिस्से का मामूली तौर तरीका है, अपने दूसरे हिस्से के तौर तरीके को उसने संभाल कर रखा है, इससे अपनी बहुत बड़ी हुकूमत कायम कर सके। बहुत जल्द वो आपके इख्तियार को छीन लेगा। आपकी हालत एक कठपुतली के समान हो जाएगी जिसकी बागडोर उसके खिलाड़ी के हाथों में होती है। देख लीजिएगा आप, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अगर आपकी बात सच है तो? यही सच है जनाब फरहाद हुसैन, यही सच है। कहीं आपको अफसोस ना रह जाए कि आपने अपने हाथ से सुनहरा मौका क्यों जाने दिया। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूं। आ जाओ सब कोई, फाटक को तोड़ डालो। बड़े नवाब, बड़े नवाब, बड़े नवाब। तू बदसात, मकबरे का रखवाला, छोड़े मुझे, कब्रिस्तान को तहस नहस कर दिया। जब्बार हुसैनी क्या कर रहे हैं आप? क्या आपको दिखता नहीं है रखवाला कितना कमजोर है? ये बिल्कुल कमजोर है। किसी एक का अजनबी होना जरूरी है उसे ठिकाने लगाने के लिए। पूरे लड़के, क्या तूने उसे देखा है शाम के वक्त जंगलों में बिना बंदूक के चिड़ियों को उड़ाते हुए? लेकिन मैंने देखा है कि दिन के वक्त वो बतख को जरूर उड़ाता है। मुझे छोड़े, हमें ये लोग कोहरा मचाएंगे। जब्बार हुसैनी क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसे। क्या आपको दिखता नहीं है रखवाला कमजोर है और किसी भी वक्त दम तोड़ सकता है? ये कमजोर नहीं है, बल्कि बहुत प्यारा मुझे अब क्यों ताल्लुक इस कब्रिस्तान से है। किले के लिए ये एक अजनबी है। नवाब ताहिर को ठिकाने लगाने के लिए बिल्कुल दुरुस्त कारिंदा है। जब्बार हुसैनी इसमें दीवान की कारी हो गई है। शायद मकबरे की रूहें बाहर निकलना चाहती हैं। ये उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है जब्बार। आज इस फाटक को तोड़ डालो। ये आज आप पर कैसे दीवान की तारी हो गई है? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? बड़े नवाब, बड़े नवाब, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? पर कोई दीवान की तारी नहीं हुई, बल्कि दीवान की तारी होने का ढोंग कर रहा है। ये हमें बेवकूफ बना रहा है, इससे हम इसे यहाँ से जाने दें। अगर यहाँ कोई रूहें होती तो क्या हमें नजर नहीं आती? मैं तो यहाँ किसी को नहीं देख पा रहा। क्या आप देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, इस मकबरे की रूहें किसी को नहीं दिखाई देती जब्बार हुसैनी। ना ही उन्हें कोई सुन सकता है, पर ये मुजाविर उन्हें देख सकता है, उनसे बातें करता है। यहाँ सदियों पहले के कोई नवाब है जिनसे हमेशा इसकी मुठभेड़ होती है और यही सच है जब्बार हुसैनी। सब खड़े हुए किससे हैं? छोड़ो मुझे, आज इस फाटक को तोड़ डालो। बड़े नवाब, ये क्या हो रहा है? ये क्यों शोर मचा रखा है आपने? आप जानते हैं ये बड़ा मुजाहिर आपको यहाँ से नहीं जाने देगा। इसके पुरखे जो यहाँ बरसों से यहाँ रखवाली करते आए, क्या उन्होंने कभी आपको आजाद होने दिया? सदियों से मैं यहाँ कैद में हूँ। 2 गज की जमीन और करवट अंधेरे ने, फरमान सादे रखवाले ने मेरी तमाम चीजों पर कब्जा कर रखा है। मैं इसका कत्ल कर दूंगा। बड़े नवाब, आप एक मामूली सी रूह है और हम भी। इस दुनिया में हमारा कोई जिस्मानी वजूद नहीं है। मौत के बाद की जिंदगी इस दुनिया में हम जाना कोई नवाब है, न गुलाम, न प्यादा, न बादशाह, न कनीज, मलिका। सबके सब एक जैसे जमीन के अंदर करवट अंधेरे में। कुछ रूहें इस अंधेरे में सुकून की नींद सोती हैं, तो कुछ
धड़कती रहती हैं। आपकी रूह बरसों से भटक रही है। आप बीता हुआ इतिहास हैं बड़े नवाब। जब्बार हुसैनी ये दम तोड़ देगा। आपको दिखता नहीं है कितना कमजोर है। नवाबजादे ने खास तौर पर हुक्म दिया है कि इसका ख्याल रखा जाए, चाहे इसके इलाज में तमाम खजाने खाली हो जाए। क्या जी इसके इलाज के लिए